तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 8 जो है आपकी बायो की एनसीईआरटी में क्लास 11th में। तो इस चैप्टर को आज हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अब हम ये समझ लेते हैं कि सेल क्या होता है, क्योंकि ये चैप्टर सेल के बारे में ही है और सेल के कंपोनेंट्स के बारे में। तो मोटा मोटा ये समझ लेते हैं कि सेल क्या होता है, वो हम अभी समझ लेते हैं। तो सेल जो है वो होता है इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं कि फॉर एग्जांपल देख लीजिए, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर होता है तो वो भी एक इंडिपेंडेंट लाइफ शो करता है। और वो इंडिपेंडेंट लिविंग लाइफ कैसे शो कर पाता है? वो शो कर पाता है सेल की वजह से। तो एक सेल जो है वो नेसेसरी चीज़ है इंडिपेंडेंट लाइफ शो करने के लिए, इवन इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और मल्टी सेलुलर में तो है ही है। तो सेल से छोटी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती जो कि इंडिपेंडेंट लाइफ शो करे। तो सेल खुद में ही एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हो गई लाइफ की। तो ये जो है बेसिक है एक सेल का। अब ये पढ़ते हैं कि सेल किसने डिस्कवर किया था। तो सेल जो है वो डिस्कवर किया था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक वही हैं जिन्होंने माइक्रोस्कोप को सबसे पहले डिस्कवर किया था। तो इन्होंने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था सबसे पहले। तो ऑब्वियसली इन्होंने जो है माइक्रोस्कोप से डिफरेंट जो है प्लांट टिश्यूज़ और बाकी चीज़ों को डिस्कवर करना शुरू करा। तो इन्होंने सबसे पहले उसमें जो है सेल को डिस्कवर किया था, मतलब सेल को देखा था प्लांट टिश्यूज़ में और डिफरेंट एनिमल टिश्यूज़ में। न्यूक्लियस जो है फिर लेटर डिस्कवर की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन ने फिर बाद में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनली न्यूक्लियस होता है। अब इसके बाद सेल थ्योरी पे आते हैं। सेल थ्योरी जो है वो दी गई थी 1833 में मैथियस श्लीडन जो बॉटनिस्ट थे उनके द्वारा। इन्होंने क्या बताया था? मैथियस श्लीडन ने ये बताया था कि ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं, इन्होंने प्लांट्स के ऊपर जो है रिसर्च करी थी, क्योंकि बॉटनिस्ट थे इसलिए प्लांट के ऊपर रिसर्च करी थी। तो इन्होंने ये बताया था कि ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं, वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, जो कि और ये सेल्स जो है फिर क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं प्लांट के। तो जितने भी प्लांट होते हैं उन वो जो है डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर ही बने होते हैं। अब इसी टाइम पे 1839 पे थियोडर श्वान एक जूलॉजिस्ट थे, जिन्होंने ये ऑब्जर्व करा। उन्होंने जो है एनिमल सेल्स के ऊपर रिसर्च करी, और क्योंकि वो जूलॉजिस्ट थे तो उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि डिफरेंट एनिमल सेल्स में जो है कि डिफरेंट एनिमल सेल्स जो हैं, जो एनिमल के सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो है कवर्ड होते हैं एक थिन आउटर लेयर से। और इस आउटर लेयर को क्या कहा जाता है? आजकल इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इसको आजकल कहा जाता है। अब श्वान ने जो है वो सिर्फ एनिमल सेल्स पे ही रिसर्च नहीं करी थी, उन्होंने प्लांट सेल्स पे भी रिसर्च करी थी। तो उन्होंने जो प्लांट सेल्स पे अपनी जितनी लिमिटेड रिसर्च करी थी, उससे उनको क्या पता चला था कि प्लांट सेल्स पे एक यूनिक फीचर होता है कि इनके पास जो है सेल वॉल होती है। और ये सेल वॉल जो है एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। एनिमल सेल्स में जो है थिन आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो ये डिफरेंस होता है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में, ये इन्होंने बताया था श्वान ने। और इन्होंने ये कंक्लूड करा था अपनी रिसर्च में एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के ऊपर जो इन्होंने रिसर्च करी। इन्होंने ये कंक्लूड करा कि एनिमल सेल्स की एनिमल और प्लांट्स सारे ही मिलके किससे बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं।
कि सेल्स जो है वो बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट है प्लांट्स और एनिमल्स की। और इस थ्योरी को क्या कहा गया? इस थ्योरी को कहा गया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है, इस पूरी थ्योरी को कहा गया जो श्लीडन ने जो प्लांट सेल्स के बारे में कहा था कि प्लांट्स जो है डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं, और श्वान ने ये जो बताया था कि एनिमल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है, और ये कंक्लूड करा था कि एनिमल और प्लांट्स जो है सेल से मिलके बने होते हैं। तो ये सेल थ्योरी जो है दोनों के ही एफर्ट से मिलकर बनी थी और दोनों के द्वारा बनाई गई थी। तो इसलिए कहा जाता है कि सेल थ्योरी जो है वो श्लीडन और श्वान ने मिलकर दी थी। पर ये सेल थ्योरी एक चीज़ नहीं बता पाई थी, वो एक चीज़ ये थी कि नए सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी ये थ्योरी। तो ये एक ड्रॉबैक था इस थ्योरी का। अभी मैंने आपको ये समझाया था कि सेल थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि नए सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं। अब उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, रेडोल्फ वर्को। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा और उन्होंने ये बताया कि सेल्स जो है वो डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही। मतलब नए सेल प्रोड्यूस होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब जो सेल्स पहले से हैं उन्हीं से नए सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। उन्होंने इस फिनोमिना को बोला था ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला। रुडोल्फ वर्चो ने ये बता दिया कि सेल्स जो है डिवाइड होकर नए सेल्स बनाते हैं और जो सेल्स नए बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। तो अब रुडोल्फ वर्चो ने क्या करा, उन्होंने मॉडिफाई कर दिया सेल थ्योरी को जो कि श्लीडन और श्वान ने दी थी। तो उन्होंने उस सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया और अब मॉडिफाइड सेल थ्योरी को हम किस तरीके से जानते हैं? मॉडिफाइड सेल थ्योरी को हम इस तरीके से जानते हैं, उसमें मेन 2 पॉइंट्स ये हैं मॉडिफाइड सेल थ्योरी में कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, और एंड सेकंड पॉइंट ये है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि सारे सेल्स जो है वो बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। अब जो है हम सेल का एक तरीके से ओवरव्यू पढ़ लेते हैं कि सेल के अंदर होता क्या क्या है। तो अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलीज होते हैं। पहले बस सेल ऑर्गेनेलीज का एक बार ओवरव्यू ले लेंगे और सेल किस किस टाइप के होते हैं। सेल जो है बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, या तो यूकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है कि ये मैं आपको बता देता हूँ। यूकैरियोटिक सेल में जो है जो भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, ये जो हैं ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। ये सेल के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ये आप याद रखिए। अभी एक एक करके हम ये सारे ही सेल ऑर्गेनेलीज को आगे जाके डिस्कस करेंगे, तो उसकी चिंता आप मत करो। अभी ये याद रखो कि ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल कौन सा सेल होता है? ये वो सेल होता है जिसमें सारे ही सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रेजेंट हो और वो जो है मेम्ब्रेन बाउंड हो। मतलब एक मेम्ब्रेन
जो है वो उन सारे ही सेल ऑर्गेनेलीज को कवर करके रखे। तो ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज जिस सेल में प्रेजेंट होंगे उस सेल को कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में एक और इसका एक डिफरेंस होता है कि इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस जो है वो कवर्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। और प्रोकैरियोटिक सेल में जो है ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं और ना ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो ऐसे सेल्स को जहाँ पे ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हों, ये सारे ऑर्गेनेलीज जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ना हो, और जो है न्यूक्लियस भी प्रेजेंट ना हो, तो ऐसे सारे ही सेल्स को क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। तो ये एक मैंने रफ डायग्राम मतलब एक सेल का, टिपिकल सेल का बना रखा है। सेल जो है टिपिकली ऐसे नहीं दिखता है, ये मैंने ऐसे ही रफ स्ट्रक्चर बना रखा है। इसमें मैंने जो है आपको ये सेल ऑर्गेनेली बना रखा है, वही रफली मैंने बना रखा है। तो ये जैसे इसको न्यूक्लियस मान लिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया मान लिया, या कोई गोल्गी बॉडीज़ यहाँ प्रेजेंट हो गई, राइबोसोम्स प्रेजेंट हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे कोई प्रेजेंट है, और ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड है, तो ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर आएंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस आप समझ लो। तो अभी मैंने पढ़ाया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, और न्यूक्लियस तो इसमें प्रेजेंट होता ही नहीं है। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई भी ऑर्गेनेली अगर इसमें प्रेजेंट होगा तो उसको नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होना ज़रूरी है। तो एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है जो कि ये जो है जिसको कहते हैं राइबोसोम्स, और ये राइबोसोम्स जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही में प्रेजेंट होता है। ये एक एक्सेप्शन ऑर्गेनेली है जो कि प्रोकैरियोट्स में तो होता ही होता है क्योंकि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, पर यूकैरियोटिक में भी होता है। और मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ कि यूकैरियोटिक में तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं, फिर भी राइबोसोम जो है वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और प्रोटीन सिंथेसिस जो है किसी भी सेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक, क्योंकि उसको अपने स्ट्रक्चर को भी तो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और वो प्रोटीन स्ट्रक्चर, उसको स्ट्रक्चर कहाँ से मिलेगा? प्रोटीन से ही तो मिलेगा। और वो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ से होगी? राइबोसोम से। इसलिए राइबोसोम जो है वो दोनों ही यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में होता है। और एनिमल सेल्स जो है वो मोस्टली, एनिमल सेल्स में जो है यूकैरियोटिक सेल्स ही होते हैं मोस्टली। और एनिमल सेल्स में एक और एक्सेप्शन वाला ऑर्गेनेली है जिसको कहते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है, अब ये यूकैरियोटिक है, एनिमल सेल्स में यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं तो मेम्ब्रेन बाउंड होने चाहिए, पर सेंट्रियोल जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, और ये जो हेल्प करता है सेल डिवीजन में। तो ये एक और एक्सेप्शन सेल ऑर्गेनेली है जो कि एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो ये एक्सेप्शन आप ज़रूर याद रखना, ये इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स को रिप्रेजेंट कौन करता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो बैक्टीरिया जो है एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। अब एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर लें तो एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल में जो है सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होगी ही होगी। सेल मेम्ब्रेन तो हर एक सेल में प्रेजेंट होती ही होती है, अगर वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो।
अब यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो प्लांट्स में भी मिलते हैं और एनिमल्स में भी मिलते हैं। अब प्लांट्स के केस में क्या डिफरेंस हो जाता है कि सेल मेम्ब्रेन तो भाई होता ही होता है, साथ ही साथ एक सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है जो कि आउटसाइड होती है सेल मेम्ब्रेन के। और एनिमल्स में जो है सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ये डिफरेंस होता है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में, ये मैं आपको प्रीवियसली पढ़ा चुका हूँ। और ये दोनों ही जो है यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेलीज इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो कोई भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए इस चीज़ के रिगार्डिंग। और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, ये मैंने आपको बता दिया, वो तो हर सेल के अंदर होगी। पर प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं। और कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल होगा तो उसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेनली जो है ज़्यादा जो है सेल ऑर्गेनेलीज होते नहीं हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम इनके पास प्रेजेंट होता है और थोड़ा बहुत जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और कोई भी सेल है, चाहे प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, उनके सेल के अंदर जो है फ्लूइड मैट्रिक्स ज़रूर प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर जो है सारे सेल ऑर्गेनेलीज फ्लोट करते हैं। तो ये फ्लूइड मैट्रिक्स जो फिल करता है सेल को, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म। अब जैसे कि मैंने बताया था कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता नहीं है, ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ही है प्रोकैरियोटिक सेल्स का। तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो बेसिकली नेकेड होता है, मतलब ऐसे ही प्रेजेंट होता है, नेकेडली प्रेजेंट होता है, कोई भी इसके आउटसाइड में कवरिंग नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। अब भाई न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या क्या काम होगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होती है। तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो बेसिकली नेकेड होता है। जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये जो है न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप होते हैं जो कि एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करते हैं। अब बैक्टीरियल सेल में एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि बैक्टीरियल सेल में, जैसे मैंने आपको बताया था, राइबोसोम तो होता ही होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जो कि बैक्टीरियल सेल है। तो इसके पास नेकेड डीएनए प्रेजेंट होता है, ये मैंने आपको बता दिया, जो जेनेटिक मटेरियल है। अब इसको जो है हम जीनोमिक डीएनए कह देंगे, क्योंकि ये जो है इसके एज अ जीनोम सीक्वेंस इसमें एक्ट करेगा, एज अ जेनेटिक मटेरियल इसमें एक्ट करेगा, इसलिए इसको जीनोमिक डीएनए कह देंगे। अब इसमें जो है बैक्टीरियल सेल में एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके पास जीनोमिक डीएनए तो होता ही होता है, साथ ही साथ इसके पास जीनोमिक डीएनए के आउटसाइड में भी जो है नेकेड डीएनए थोड़ा सा प्रेजेंट होता है। इस डीएनए को क्या कहा जाता है, इस डीएनए को कहा जाता है प्लाज्मिड डीएनए। इसी प्लाज्मिड डीएनए को जो है यूज़ किया जाता है बायोटेक्नोलॉजिकल पर्पसेस में। बाय अ प्रोसेस नोन एज बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो है आप फर्दर हायर क्लासेस में जाके ये सीखेंगे, मतलब 12th क्लास में आप बायोटेक चैप्टर में जाके सीखेंगे कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और किस तरीके से प्लाज्मिड डीएनए जो है वो यूज़ किया जाता है। अभी आप सिर्फ इतना जान लो कि प्लाज्मिड डीएनए क्या चीज़ होती है और क्या पर्पस इसका होता है। मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर और पर्टिकुलरली बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, और उनमें से सबसे पहला फीचर होता है सेल एनवलप। और सेल एनवलप के कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, वो भी अभी हम पढ़ेंगे। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, मोस्टली बैक्टीरिया के अंदर ही हम बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया को लेकर ही बात कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, एक केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप होता है। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें एक एनवलप टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो कवर्ड होते हैं एक एनवलप से, जिसको कहा जाता है सेल एनवलप। और इस सेल एनवलप जो है 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, 3 लेयर्स से मिलके बना होता है,
जिसमें पहली लेयर होती है आउटर ग्लाइकोकैलियक्स। ग्लाइकोकैलियक्स की बनी मटेरियल से बनी हुई ये आउटर लेयर होती है, और उसके बाद जो लेयर होती है वो होती है सेल वॉल। तो बैक्टीरियल सेल में या जो जिसको बैक्टीरियल सेल, जिसको हम प्रोकैरियोटिक सेल भी कह सकते हैं, वो जो है कवर होता है एक एनवलप से जिसको कहते हैं सेल एनवलप। और वो सेल एनवलप 3 लेयर से मिलके बनी होती है, जिसका पहला लेयर होता है आउटर ग्लाइकोकैलियक्स, और उसके बाद सेल वॉल, और तीसरी लेयर होती है जो ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोटिक सेल की। अब ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल जो है वो पर्टिकुलरली, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल जो होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है और सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन के बाद आउटसाइड में उसके सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये जो सेल वॉल है बैक्टीरिया के अंदर, ये सेल वॉल पर्टिकुलरली प्लांट सेल जैसी सेल वॉल नहीं है, ये उतनी डेवलप्ड सेल वॉल नहीं होती है जो बैक्टीरियल सेल में होती है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है और काफ़ी प्रिमिटिव ये होता है बैक्टीरियल सेल। तो इसलिए जो है इसकी सेल वॉल जो है वो भी एक तरीके से प्रिमिटिव ही होती है, वो प्लांट सेल जितनी उतनी डेवलप्ड और डिस्टिंक्ट नहीं होती है। तो अभी मैंने आपको ये पढ़ा दिया है कि सेल एनवलप होता है बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में, जिसकी पहली लेयर आउटर ग्लाइकोकैलियक्स की होती है, उसके बाद सेल वॉल आती है और फिर सेल मेम्ब्रेन आती है। तो ये 3 लेयर जो है डिस्टिंक्टली प्रेजेंट होती है बैक्टीरियल सेल में। अब सेल एनवलप जो होता है उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे और बैक्टीरिया स्ट्रेन को किस तरीके से टेकअप करता है, जो कि ग्रैम के द्वारा स्ट्रेन बनाया गया था, तो ये स्ट्रेन को किस तरीके से टेकअप करता है बैक्टीरिया, मतलब किस तरीके से सोखता है, और स्ट्रेन किस लिए यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया के ऊपर, ताकि बैक्टीरिया के अंदर के स्ट्रक्चर्स को जो है स्टडी किया जा सके। तो अब किस तरीके से वो स्ट्रेन को सोखेगा या टेकअप करेगा, उसके बेसिस पे बैक्टीरिया 2 टाइप का होता है। पहला होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होता है जो स्ट्रेन को जो है टेकअप कर लेता है आसानी से। ग्राम नेगेटिव ऑब्वियसली जो वो होता है जो स्ट्रेन को टेकअप नहीं करता है, स्ट्रेन को टेकअप नहीं करता है। अब सेल एनवलप के जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनको डिस्कस करें, तो पहली लेयर जो ग्लाइकोकैलियक्स होती है वो जो होती है वो मोस्टली बैक्टीरिया में जो है डिफरेंट टाइप की ग्लाइकोकैलियक्स जो है वो मौजूद हो सकती है, डिफरेंट टाइप की ग्लाइकोकैलियक्स प्रेजेंट हो सकती है, ये आप कह सकते हो। तो कुछ बैक्टीरिया में लूज शीट की फॉर्म में हो सकती है जिसको कहेंगे स्लाइम लेयर, और कुछ में वो टफ और थिक हो सकती है जिसको हम कहेंगे कैप्सूल। तो ग्लाइकोकैलियक्स या तो स्लाइम लेयर के फॉर्म में हो सकती है या कैप्सूल के फॉर्म में हो सकती है, तो ये आप याद रखना। और दूसरी लेयर जो सेल वॉल होती है वो डिटरमाइन करती है शेप को बैक्टीरियल सेल के, और प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट सेल को। किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल को जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है उसकी सेल वॉल देती है। और तीसरी लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वही सेल मेम्ब्रेन होती है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो। तो ये जो तीसरी लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो है सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब क्या है, कुछ ही आइटम्स जो है, कुछ ही ऑब्जेक्ट्स, फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है बैक्टीरियल सेल के थ्रू जो है वो पास हो सकते हैं। तो बाहर से आउटर इन्वायरमेंट से अगर वो बैक्टीरिया फूड एंगल्फ करेगा तो कुछ ही जो है मटेरियल वो इसके अंदर जा सकता है, क्योंकि बाहर इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है जो कि सेमी परमिएबल होती है, जो कि इसका एक तरीके से प्रोटेक्शन करती है और हार्मफुल चीज़ों को इसके अंदर नहीं आने देती है, और जो यूज़फुल चीज़ें हैं उनको अंदर आने देती है। तो ये सेमी परमिएबल इसलिए ही इसको कहा जाता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि बनता है एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल से। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक एक्सटेंशन होता है मीजोजोम। तो मीजोजोम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब फर्दर एक्सटेंड हो जाती है सेल के अंदर, तो एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं मीजोजोम।
और मीजोजोम जो है वो वेसिकल्स के फॉर्म में हो सकता है, टिब्यूल्स के फॉर्म में हो सकता है, या लैमली फॉर्म में हो सकता है। अब ये मीजोजोम जो है ये सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेसेस और सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखना। और साइनोबैक्टीरिया जो होता है मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, उसमें जो है मेम्ब्रेनस एक दूसरी अदर टाइप की मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन पाई जाती है जो कि साइटोप्लाज्म में होती है, और उसको कहते हैं क्रोमेटोफोर्स। इस क्रोमेटोफोर्स के अंदर जो है पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक एल्गी होता है, इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो ये क्रोमेटोफोर्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं वो सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। बैक्टीरिया जो है वो मोटाइल या नॉन मोटाइल दोनों हो सकता है। अगर मोटाइल होगा तो उसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, जो कि सेल वॉल के थ्रू फ्लैजिला एक्सटेंड होकर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अब फ्लैजिला जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। इसमें फिलामेंट जो है वो सबसे लंबा स्ट्रक्चर होता है फ्लैजिला का। और फ्लैजिला के अलावा भी 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं पिलाए और फिम्ब्रिए। पिलाए और फिम्ब्रिए जो होते हैं ये दोनों ही जो है मोटिलिटी में मतलब मूवमेंट में हेल्प नहीं करते हैं। पिलाए जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ये आप पॉइंट याद रखना। और फिम्ब्रिए जो होते हैं वो ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल के थ्रू स्प्राउट आउट करते हैं, मतलब सेल के थ्रू बाहर निकलते हैं सेल के सरफेस के थ्रू। और ये फिम्ब्रिए जो होते हैं ये हेल्प करते हैं सेल को एंकरेज में, ये फिम्ब्रिए जो हैं ये हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को अटैच करने में रॉक से और होस्ट टिश्यू से। अगर बैक्टीरिया किसी पैरासाइट की तरह रह रहा है किसी होस्ट में, तो होस्ट के टिश्यू से अटैच करने में हेल्प करते हैं फिम्ब्रिए। तो ये जो है यूजेस पिलाए और फिम्ब्रिए के, ये आप ज़रूर याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इनके ऊपर क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अभी तक मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो भी बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। और अब प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज तो नहीं होते हैं, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। पर राइबोसोम्स तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हम ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में किस तरह के राइबोसोम्स होते हैं ये हम पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, मतलब सेल मेम्ब्रेन से। और राइबोसोम जो है 15 नैनोमीटर से लेकर 20 नैनोमीटर साइज़ के होते हैं, और 2 सब यूनिट से मिलके बने होते हैं 50S और 30S, जिसको कंबाइंड फॉर्म में क्या कहा जाता है 70S। अब इसमें S का मतलब क्या होता है, S होता है स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट क्या होती है, प्रोटीन के मॉलिक्यूलर वेट को मेज़र करने की ये यूनिट होती है। तो इससे जो है एक तरीके से पता चलता है कि कितने मॉलिक्यूलर वेट का प्रोटीन इसमें प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं राइबोसोम्स के अंदर। अब इंक्लूजन बॉडीज़ की बात करें तो इंक्लूजन बॉडीज़ क्या करती है, स्टोर करती है रिजर्व फूड मटेरियल को। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं तो मेम्ब्रेन बाउंड तो होते नहीं हैं ये मेम्ब्रेन, तो इंक्लूजन बॉडीज़ में भी इंक्लूजन बॉडीज़ भी जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती हैं, वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली तैरती रहती है, साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होती हैं। और एग्जाम्पल इनका क्या होता है, फॉस्फेट, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स और गैस वैक्यूल्स जो होते हैं वो साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक तरह की इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं। तो इसी के साथ जो है आपका प्रोकैरियोटिक सेल ख़त्म हो गया है। अब हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं ये तो मैं आपको प्रीवियसली पढ़ा चुका हूँ। और यूकैरियोटिक सेल्स 2 तरह के होते हैं, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ।
अब यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। और वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कौन कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और गोल्गी बॉडीज, आपके राइबोसोम्स, ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज जो है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज होते हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में मिलते हैं, जैसे कि प्लास्टिड्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो अभी आप सिर्फ इतना ये बेसिक जान लो कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अभी हम एक एक करके ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करेंगे, तो उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। अब कोई भी सेल होता है, चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, उनके पास जो है सेल मेम्ब्रेन ज़रूर प्रेजेंट होता है। तो यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं उनको डिटेल में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल से, कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है हम ये पढ़ेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कंपोज्ड होती है लिपिड से दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। ये जो इस तरीके से आप यहाँ पे ये दो बाइलेयर्स देख रहे हैं, ये दो बाइलेयर्स देख रहे हैं, ये इस टिपिकल डायग्राम जो है सेल मेम्ब्रेन का, इसमें ये दो कंपार्टमेंट्स जो ये बना रखे हैं, ये जो है बाइलेयर की फॉर्म में ये लिपिड इस तरीके से प्रेजेंट है। लिपिड जो है इस तरीके से बाइलेयर बनाकर प्रेजेंट होता है। तो लिपिड बाइलेयर जो है वो प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन में। और लिपिड्स का जो पोलर हेड होता है, ये जो सर्कल टाइप बना रखे हैं, ये सर्कुलर पोलर हेड है लिपिड के ही, लिपिड बाइलेयर के ही। तो ये जो सर्कुलर पोलर हेड हैं ये जो है ये आउटसाइड में होते हैं, और जो ये टेल होती है उनकी, जो ये ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रखा है, ब्लैक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, ये जो टेल है, ये टेल जो है ये हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब वाटर से दूर जाती है, मतलब वाटर से एक तरीके से डरती है, तो वाटर से दूर जाती है। तो इसलिए जो है टेल जो है हाइड्रोफोबिक होती है, इसलिए वो जो है इनर पार्ट में प्रेजेंट होती है, क्योंकि आउटसाइड में जो है जो इन्वायरमेंट होता है वो एक्वस होता है। तो यहाँ पे सारा पानी प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड में, तो इसलिए जो ये टेल होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है। तो इसलिए ये जो है इनर साइड में होती है, क्योंकि बाहर तो पानी है, इसलिए ये इनर साइड में होती है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक ऑब्वियसली होती है तो इनर साइड में ही प्रेजेंट होगी। और जो पोलर हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है, तो वो आउटसाइड में होता है। अब लिपिड कंपोनेंट जो है इसका सेल मेम्ब्रेन का, वो क्या होता है, वो होता है फॉस्फोलिपिड। अब सेल मेम्ब्रेन में ये लिपिड बाइलेयर मैंने आपको पढ़ा दिया, लिपिड बाइलेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ इसमें जो है यहाँ पे प्रोटीन भी इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, जिनको कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। ये प्रोटीन जो है इन सेल ये लिपिड के अंदर एम्बेडेड होते हैं, मतलब अटैच्ड होते हैं। तो इस तरीके से एक टिपिकल बाइलेयर्ड लिपिड प्लस प्रोटीन मिलाकर जो है एक स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का, जिसमें लिपिड की बाइलेयर होती है और उसके अंदर जो है अटैच होते हैं प्रोटीन्स। तो इस तरीके से जो एक टिपिकल सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। अब लेटर में बाद में जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस हुई, तो साइंटिस्ट ने ये पाया कि भाई लिपिड बाइलेयर और इंटीग्रल प्रोटीन अटैच तो है ही है, साथ ही साथ और भी इसमें प्रोटीन लेयर जो होती हैं वो अटैच होती हैं, जो कि इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करा हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है ये कार्बोहाइड्रेट भी अटैच्ड होते हैं इसमें, मतलब शुगर्स भी अटैच्ड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी अटैच होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रोटीन और लिपिड से ही मिलके बना होता है, इसमें जो है शुगर भी, कार्बोहाइड्रेट भी अटैच होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। अब प्रोटीन और लिपिड बाय रेशो की बात करें तो
वो डिफरेंट होता है हर सेल टू सेल, वो डिपेंड करता है कि किस रेशो में होगा। अब आरबीसीज जो होती हैं, एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं ह्यूमंस में, उनमें जो है प्रोटीन का रेशो जो होता है वो होता है 52%, और 40% जो है लिपिड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं आरबीसीज में ह्यूमंस के। अभी जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में एक तो इंटीग्रल प्रोटीन है और एक ये प्रोटीन आउटसाइड में है। इस वाले प्रोटीन को जो कम्प्लीटली एम्बेडेड होता है या पार्शली एम्बेडेड होता है लिपिड बाइलेयर में, उसको कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। और जो ये सरफेस पे ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसको कहा जाता है पेरीफेरल प्रोटीन। तो ये भी कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो पेरीफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और साथ ही साथ लिपिड बाइलेयर तो प्रेजेंट होती ही होती है, और कार्बोहाइड्रेट भी थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये जो अभी टिपिकल स्ट्रक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन का पढ़ा, ये जो है ये मॉडल जो है स्ट्रक्चरल मॉडल, ये जो है ये किसने फाइंड आउट करा था? ये फाइंड आउट करा था सिंगर और निकोलसन ने। और इस स्ट्रक्चर को, इस मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया गया था? इसको नाम दिया गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और इसमें इन्होंने ये चीज़ भी डिफाइन करी थी कि लिपिड बाइलेयर जो है वो क्वाजी लिक्विड फॉर्म में होती है, मतलब एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में होती है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन प्रेजेंट हैं वो जो है लेटरल मूवमेंट शो कर पाते हैं। और इन लेटरल मूवमेंट को क्या है, और ये जो एबिलिटी है लेटरल मूवमेंट की प्रोटीन्स की, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फ्लूइडिटी। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ये सारे पॉइंट्स जो है सेल मेम्ब्रेन के मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आगे जो है बाकी सेल ऑर्गेनेलीज उनके बारे में पढ़ेंगे।